नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी दीपेश। बातचीत करेंगे मेलबर्न टेस्ट मैच की जो शुरू होना है 26 दिसंबर से। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का चौथा मैच। सीरीज अब तक 1-1 की बराबरी पर है, यानी बेहद ही अहम मैच हो चुका है। क्या रही टीम इंडिया की तैयारियां, किस तरह से भारतीय टीम मेलबर्न में धमाका मचाने की तैयारी कर रही है, क्या कुछ पॉजिटिव्स है टीम इंडिया के साथ, ये सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस वक्त की जो एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है वो आपको बता देते हैं, उसके बाद शुरुआत करेंगे शो की। और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि बहुत सारा जो इफ एंड बट लगा हुआ था मोहम्मद शमी को लेकर कि क्या वो जाएंगे, दूसरे टेस्ट मैच में जाएंगे, तीसरे में जाएंगे, फिर चौथे में जाएंगे, फिर क्या होगा क्या नहीं होगा। फाइनली बीसीसीआई की तरफ से एक ईमेल करके ये जानकारी दे दी गई है कि वो बचे हुए दोनों टेस्ट मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएंगे, यानी उनका सिलेक्शन जो है वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। ऐसा किस लिए हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तमाम रिहैब के बाद भी अब भी उनके बाएं घुटने में सूजन है। हालांकि रणजी ट्रॉफी में हमने देखा मध्य प्रदेश के खिलाफ उन्होंने मैच खेला था, उसके बाद सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के सारे मैचेस उन्होंने खेले, ठीक ठाक ओवर्स भी फेंके। लेकिन इंटरनेशनल मैच में जिस तरह की फिटनेस चाहिए होती है, ए और बी, कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर एक टेस्ट मैच खेलने जाने में वो जो चोट है वो और ज्यादा गंभीर हो जाए, ये सब कुछ सोचते हुए बहरहाल अब ये तय हो गया है कि अब इस दो मैच जो बचे हैं ऑस्ट्रेलिया में, यानी मेलबर्न में और उसके बाद सिडनी में, वहां पर मोहम्मद शमी आपको नजर नहीं आएंगे। मैं इसको ऐसे लेता हूं दीपेश, मतलब कहने को तो आप ये भी कह सकते हैं कि बहुत बड़ा झटका और दिस और दैट। मैं इसको ऐसा लेता हूं कि जब किसी एक स्पेसिफिक खिलाड़ी को लेके, वो सिर्फ मोहम्मद शमी नहीं, मैं मान लेता हूं वो विराट कोहली होते, मैं मान लेता हूं वो रोहित शर्मा होते, या मैं मान लेता हूं वो जसप्रीत बुमराह होते। एक लंबी सीरीज है, आप 40-50 दिन बाहर हैं, उसमें हर 2 दिन बाद अगर ये सवाल आते ना, हो सकता है आ जाए, हो सकता है ना आए, हो सकता है आ जाए, उससे अच्छा है एक बार पता चल जाए कि नहीं आ रहे या आ रहे हैं। इससे शायद टीम को जो अपना कॉम्बिनेशन बनाने में, अपनी रणनीति बनाने में कामयाबी मिलती है, वो क्लैरिटी मिल गई आज। बस हाँ, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था सर। और मामला अब से नहीं है ना, 1-1.5 महीने से चल रहा है। कभी होता है कि उस सीरीज में आएंगे, कभी इस मैच में आ जाएंगे। मैं एक चीज देख रहा हूं बड़े दिन से कि डेस्परेट हो रहे हैं, पता नहीं क्यों, वापसी के लिए। उस तरीके की रिकवरी नहीं कर रहे हैं जैसे जसप्रीत बुमराह ने करी थी। और इससे मेरे को एक ही चीज याद आती है, शाहीन शाह अफरीदी का बड़ा अच्छा करियर था 2021 तक, जब उन्होंने वो 3 बल्लेबाजों को इंडिया के अगेंस्ट आउट किया था। पूरा वर्ल्ड कप उनका बड़ा अच्छा गया था, फिर इंजर्ड होते हैं और डेस्परेट मतलब होके किसी तरीके से टीम में वापसी करने की कोशिश करते हैं, वापसी कर भी लेते हैं पूरी तरीके से। मतलब होता है कि पूरी तरीके से रिकवर नहीं कर पाते, फिर 2 मैच के बाद इंजर्ड होते हैं, फिर लंबे समय के लिए बाहर जाते हैं, फिर आते हैं, फिर इंजर्ड होते हैं। वहीं अगर आप दूसरे हैंड पे देखेंगे बुमराह को, उन्होंने पूरा 1.5-2 साल का समय लिया, अच्छे से टीम में वापस लौटे और अब मतलब टचवुड पूरी तरीके से सारे मैचेस खेल रहे हैं, अच्छे ढंग से खेल रहे हैं, बढ़िया अपने स्पेल डाल रहे हैं, कोई ज्यादा थक नहीं रहे और अच्छा उनके पास अब वेरिएशंस और ज्यादा ही बढ़ गए हैं। तो ये शायद कहीं ना कहीं शमी को इस चीज पे ध्यान देना होगा। बाकी क्लियरेंस की जो सर आपने बात करी, बिल्कुल होता है कि एक साइड जो होती है वो सोच के बैठी होती है कि कम से कम इस मैच से शमी आ जाएंगे तो हमारा ये कॉम्बिनेशन होगा। बट अब क्लियर कर दिया गया है कि नहीं आएंगे, तो जो दूसरे गेंदबाज है ना वो भी उसी तरीके से तैयारी करेंगे। हो सकता है कि एक आध फास्ट बॉलर का भी थोड़ा एक्स्ट्रा खिला लिया जाए किसी सीरीज में, किसी में कुछ हो जाए किसी मैच में। तो ये चीज कहीं ना कहीं एक क्लियरेंस दिमाग में होना चाहिए कि शमी नहीं खेल रहे तो नहीं ही खेलेंगे। अब ज्यादा अच्छी बात यही होती है। अब बाकी रिकवरी किस तरीके से होती है, मैं चाहता हूं कि अभी भी बीसीसीआई ने जो क्लियरेंस जो बताया है, जो अभी उनके बयान में सामने आया है कि उनके लेफ्ट वाले नी में अभी भी थोड़ी सी सूजन है, तो एटलीस्ट पहले रिकवर हो जाए, चाहे उसमें 4 महीने का टाइम लगे या 5 महीने का टाइम लगे। जरूरी नहीं है कि रणजी ट्रॉफी के इन सबके मैचेस खेलें वापसी करने की डेस्परेशन में। वो चीज आपके जो करियर की, जो कह सकते हैं ना कि करियर को लंबा चलाने में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं बाधा डाल सकती है। बिल्कुल, और बहुत ही बेसिक बात सिखाई गई है बचपन से, देर आए दुरुस्त आए। देरी से आइए भले, लेकिन दुरुस्त आइए, यानी पूरी तरह से फिट होकर आइए जब आप टीम को कुछ दे सकिए। वरना वो टेंटेटिव अप्रोच की खेल पाएंगे, नहीं खेल पाएंगे। 99% फिट है, 98% फिट है, उससे कुछ फायदा होना नहीं है। बात तभी बनेगी जब आप मैच फिटनेस में 100 आउट ऑफ 100 नंबर्स लेकर आए। और जिस क्लैरिटी का जिक्र मैं कर रहा था, उससे सिर्फ मोहम्मद शमी या कप्तान या कोच नहीं जुड़ा होता, बल्कि बाकी जो बॉलिंग डिपार्टमेंट में तेज गेंदबाज हैं, यहां पर जसप्रीत बुमराह बिल्कुल क्लियर है कि वो खेलेंगे ही खेलेंगे। लेकिन आप मोहम्मद सिराज के बारे में सोचिए या आप आकाशदीप के बारे में सोचिए, जहन में रहता है एक प्रश्न कि अगर शमी आएंगे तो क्या होगा, क्या हमें जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी। अपने आप पर डाउट करने के ना 100 बहाने चाहिए होते हैं, उनमें से एक बहाना ये भी हो जाता है। तो इसलिए भी क्लैरिटी बहुत जरूरी होती है। ऐसा नहीं कि शमी का स्वागत नहीं होगा जब वो आएंगे,
अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत शानदार गेंदबाज हैं, हम अक्सर उनकी तारीफ करते रहते हैं अपने शोज में, लेकिन पॉइंट यही है कि तब आए जब पूरी तरह से फिट हो, और यही शायद टीम इंडिया के लिए और उनके लिए भी बेहतर विकल्प होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बताते हैं आपको कि मेलबर्न टेस्ट का जो हम जिक्र कर रहे थे शो की शुरुआत में, वहां क्या हुआ। वहां साहब टीम इंडिया ने सोमवार को मनाया रेस्ट डे, यानी ब्रिस्बेन से मेलबर्न पहुंचने के बाद पहले 2 दिन भारतीय टीम ने कड़ा अभ्यास किया था। उसके बाद टीम ने डिसाइड किया कि अब एक रेस्ट डे बनाते हैं। रेस्ट डे के दिन यानी खिलाड़ी थोड़ा सा क्रिकेट से खुद को कट ऑफ करते हैं, आपस में मिलना जुलना, थोड़ा मौज मस्ती की, थोड़ा शहर में निकले, थोड़ा सा खुद को रिलैक्स किया, और उससे मदद ही मिलती है कहना चाहिए। टू मच क्रिकेट जो रहता है दिमाग में, उससे थोड़ा राहत मिलती है। तो वही किया टीम ने आज। और अब इसका जो इसके बाद की खबर है वो यही है कि मंगलवार को भारतीय टीम एक बार फिर आपको नेट्स में दिखाई देगी, फिर से पसीना बहाएगी, और फिर यह संभव है कि मैच से एक दिन पहले वाला जो दिन होगा उस दिन ऑप्शनल प्रैक्टिस जैसा कुछ रखा जाए, यानी जिस खिलाड़ी को जाना है वो जाए और जिसको आराम करना है वो आराम करे। हालांकि गावस्कर साहब आराम नाम के शब्द से बहुत चिढ़ते हैं, तो अक्सर नाराज हो जाते हैं, कहते हैं ये आराम इतना करना ही क्यों है जब इतना समय ऑलरेडी आराम के लिए मिला हुआ है। लेकिन कई बार दीपेश आप भी जानते हैं, खिलाड़ी के आराम करने का मतलब ये नहीं होता है कि खिलाड़ी चादर ओढ़ के और बिस्तर में पड़ा हुआ है। यहां खिलाड़ी के आराम करने का मतलब होता है कि थोड़ी देर वो बैट, बॉल, स्टंप्स, ग्लव्स उनसे दूर थोड़ा जाए और अपने आप को एक इंसान के तौर पर भी, अपने परिवार के तौर पर भी, और फिर आप इतनी दूर गए, थोड़ा घूमिए, टहलिए, मौसम का मजा लीजिए, वो सब भी करें ताकि आपका माइंड फ्रेश रहे। वही शायद ये प्रयास होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और वैसे भी एक टीम के जो खिलाड़ी हैं वो जब तैयारियों के तौर पे आप देखेंगे कि पर्थ टेस्ट या फिर एडिलेड टेस्ट या फिर अभी ये गाबा वाला टेस्ट मैच खत्म भी नहीं हुआ कि लेके चल दिए बल्ले और सीधा नेट्स में जाके तैयारियां करनी शुरू कर दी। तो जब इतना डेडिकेशन कोई प्लेयर दिखा रहा है, कोई टीम दिखा रही है प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब आप ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन में भी देखेंगे कि जब हमको हार मिली थी तो 2 दिन का तो जो सेशन था वो कैंसिल भी कर दिया गया कि ऑप्शन नहीं भैया, कंपलसरी है कि इसमें आना ही है आपको। तो जब इतना सब कुछ हो रहा है, तैयारियां अपने पीक पे चल रही हैं, तो और एक सबसे बड़ी बात जो होती है ना, ज़्यादातर प्रैक्टिस करने से और ज़्यादा क्रिकेट के आसपास रहने से वो जो आपका इंजरी का कहीं ना कहीं खतरा रहता है ना। अभी हमने शो भी किया था कि रोहित शर्मा और आकाशदीप इंजर्ड हो गए, फिर उसके बाद से लगातार खबरें आ रही हैं कि खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे, तो ये भी एक थोड़ा सा आपके दिमाग में होता है। इससे बेटर यही है कि पूरी तरीके से थोड़े दिन, 1 आध दिन या 1-1.5 दिन के लिए अपने आप को रेस्ट दिया जाए। उससे होता यही है कि माइंड आपका फ्रेश हो जाता है, थोड़ा डाइवर्ट भी होता है। वरना खाली बैठा बैठा खिलाड़ी जब अपने इक्विपमेंट्स को देखता रहता है, बैट को देखता रहता है, तो बात यही आती है यार रन नहीं बने, ये है, यहाँ से एज लग जा रहा है, ऐसे करूंगा तो वैसे होगा। जब तक माइंड फ्री नहीं होगा ना, तो क्रिकेट तो बहुत दूर की बात है। तो पिच पे लौटने के लिए माइंड को फ्रेश कीजिए। इसलिए सर ने अभी बताया भी कि जो मैच शुरू होने से ठीक 1 दिन पहले का समय होता है, उसमें आप अक्सर देखेंगे कि या तो ऑप्शनल होता है या फिर नहीं होता है प्रैक्टिस सेशन। थोड़ा रेस्ट दिया जाता है खिलाड़ियों को, जरूरी भी है, क्योंकि मैच से कुछ घंटे पहले या कुछ दिन पहले तक ये चलता रहेगा कि यार इस बॉल पे एज लग जाता है, मेरा ऐसा हो जाता है, ये हो जाता है। तो मैच में ना खुल के वो जो आपका योगदान होगा ना, वो आ नहीं पाएगा। तो इस वजह से थोड़ा सा दिमाग को रेस्ट देना होता है, थोड़ा इधर उधर घूमना फिरना भी बहुत ज़रूरी है। आजकल क्रिसमस का मौसम भी चल रहा है ऐसे ऑस्ट्रेलिया में या फिर यूरोपियन देशों में, तो ज़रूरी है थोड़ा सा इधर उधर निकलना भी सर। वो आपके माइंड के लिए बहुत ज़रूरी है, और किसी भी गेम के लिए जो माइंड मसल कनेक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है। बिल्कुल, और इसीलिए वो ब्रेक चाहिए। मतलब आप शायद गावस्कर को भी चिढ़ इसलिए नहीं होती, गावस्कर के एरा में और अब के एरा में, अब के समय में बहुत फर्क है, और बहुत अच्छे से वो भी इस बात को समझते हैं। इसलिए उनकी भी जो शिकायत है वो लाजमी है, उस शिकायत को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। वो बड़ा सीधा कहते हैं कि भाई जितने दिन का टूर है उसमें आधे दिन आप खेल रहे हैं, आधे दिन तो आपके रेस्ट के ही हैं। लेकिन अब वो आधे दिन कम पड़ जाते हैं कई बार। क्यों? क्योंकि अब भारतीय टीम के खिलाड़ी जिस तरह के स्टार हैं, और मेलबर्न में तो आप ये समझिए दीपेश की अच्छी खासी तादाद में हिंदुस्तानी है। टीम जिस होटल में रुकती है उसके ठीक पीछे एक अच्छा सा बाजार है, नदी बहती है। तो आप कई बार चाहते हैं, और एक और फायदा है हिंदुस्तान में कि किसी भी शहर में आप कल्पना नहीं कर सकते कि विराट कोहली एक स्लीपर्स डाल के निकल जाए, थोड़ा सा उनका मन करे कि आज मुझे वॉक करना है, जरा मैं 1 घंटे वॉक करके आता हूं। नहीं कर सकते वो, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। ऑस्ट्रेलिया में फिर भी ये संभव है कि थोड़ा सा कान में एक ईयरफोन लगाया, एक टोपी लगाई, थोड़ा नीचे तक कर ली, और थोड़ा आधे घंटे टहल के आ गए, वो एहसास किया कि हाँ मैं एक खुले हवा में घूम भी सकता हूं। तो कई बार खिलाड़ी ऐसे भी निकल जाते हैं विदेशों में। हालांकि भारतीय खिलाड़ी फिर भी कम निकलते, लेकिन निकलते। ये सब चीजें भी जरूरी होती हैं आपके माइंड को फ्रेश करने के लिए। चलिए अब आगे बताते हैं आपको कि क्यों आखिर भारतीय टीम के लिए थोड़ी सी राहत की सांस लेने की बात इसलिए भी है, थोड़ी सी रेस्ट वाला मोड इसलिए भी ऑन हो गया है, क्योंकि जो 2 नेट सेशन हुए थे उसमें
रोहित शर्मा को और आकाशदीप को चोट लगी थी। लेकिन अब जो रेस्ट डे के दिन खबरें आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि दोनों ही खिलाड़ियों की जो चोट है वो गंभीर नहीं है और मंगलवार को जब भारतीय टीम नेट्स में उतरेगी तो ये दोनों खिलाड़ी वहां पर नजर आ सकते हैं। जरूरी भी है इसलिए क्योंकि आकाशदीप ने जिस तरह से पिछले मैच में भारतीय टीम को मतलब फॉलो ऑन को टाला, बल्कि फॉलो ऑन को नहीं टाला बल्कि एक निश्चित दिख रही हार को टाल दिया, उससे उनका जो जोश है इसलिए भी बहुत जरूरी है कि वो खेलें, वो और अच्छा करना चाहेंगे। और रोहित शर्मा पहला टेस्ट मैच नहीं खेले थे, टीम के कप्तान हैं, पिछले 2 टेस्ट मैचेस में रन नहीं बने हैं, उससे पहले न्यूजीलैंड की सीरीज में भी रन नहीं बने थे। तो उनके अंदर का भी वो जो एक बैट्समैन है, जो एक परफॉर्मर है, वो भी बड़ा भूखा बेचैन सा बैठा हुआ है। तो उसके लिए भी जरूरी है कि वो मैदान में उतरे और जाकर रन्स करे। तो इसलिए शायद ये जो हम कह रहे हैं कि चिंता की बात नहीं है दोनों की, ये बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि दोनों खिलाड़ियों का खेलना बहुत जरूरी है और दोनों खिलाड़ियों की अपनी अपनी एक्सपेक्टेशंस जो फैंस को हैं उससे कहीं ज्यादा अपने आप से होंगी उनको। बिल्कुल सही बात है सर, खासकर रोहित शर्मा। मतलब आकाशदीप का तो चलो फिर भी उस इनिंग के बाद से, हाँ इनिंग के बाद से उनके जो विकेट्स थे वो आ गए। रोहित शर्मा का तो बहुत लंबे समय से, मतलब अब आप कितना ही बुरा फील करेंगे कि 11 बंदों की टीम है, 10 आउट हो रहे हैं स्पिनर से, आप फास्ट बॉलर से आउट हो जा रहे हो अपने देश में। तो और वो भी कद आपका कोई छोटा नहीं है। मतलब ये गेम आपको कितना कुछ सिखाता है सर। मतलब एक चीज मैं देख रहा हूँ, कुछ ही समय पहले T20 वर्ल्ड कप था, मिचेल स्टार्क को ऐसे छक्के लगा रहे थे जैसे कोई सामने गली का बॉलर खेल रहा है। मैं अभी भी वो शॉट मेरे को याद है जिस तरीके से पैट कमिंस को एक पैर पे बैठ के उन्होंने स्टेडियम के बाहर मारा था। फिर जैसे ही गेंद चेंज होती है, पिंक होती है, रेड होती है, पैट कमिंस उनको हर इनिंग में आउट कर दे रहे हैं। तो ये कितना बड़ा एक लेवलर कहते हैं ना किसी गेम को, वही है ये। आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया बताएगा। आप उसी तरीके से शायद डोमिनेट ना कर पाओ जिस तरीके से आपने किसी दूसरे फॉर्मेट में या दूसरे गेम में किया हो। हर दिन के साथ एक नई चुनौती है और शायद यही रोहित शर्मा इंतजार भी कर रहे हैं क्योंकि कैलिबर और जो उनमें टैलेंट है वो पूरी दुनिया जानती है। जो अपने गिवन डे पे कर सकते हैं वो शायद दुनिया का कोई बल्लेबाज नहीं कर सकता। वरना इतने साल हो गए, 15 साल स्टार्क का करियर हो गया, बड़े बड़े उन्होंने लीग खेल ली, आईपीएल खेल ली, अच्छे से अच्छे बल्लेबाजों के सामने आ गए, क्रिस गेल के सामने खेल लिए, पोलार्ड के सामने खेल लिए। 4 छक्के तो किसी ने नहीं लगाए, 3 भी नहीं लगाए इनफैक्ट किसी ने एक ओवर में उनके। तो ये कारनामा कहीं ना कहीं किया था रोहित शर्मा ने और थोड़ा सा खुद को बैक करना होगा। आकाशदीप की परफॉर्मेंसेज आ गई। अच्छी बात यह है कि दोनों खिलाड़ी फिट हैं। रोहित शर्मा की भी जरूरत टीम को है, बतौर कप्तान जितनी है उतनी बतौर बल्लेबाज भी है। क्योंकि एक चीज हम बड़ा अच्छे से समझते हैं कि अगर ऊपर से स्टार्ट थोड़ा सा मिल गया और उसको एक फिनिशिंग टच कहते हैं ना, चेरी ऑन टॉप वाला अगर काम किसी को करना होगा तो 6 नंबर पे रोहित शर्मा से बेहतरीन उस काम को कोई कर नहीं सकता। बट ठीक है, आउट ऑफ नोवेयर कहीं से एक अच्छी सी पारी देखने को मिल जाए। उम्मीदें तो थोड़ी सी कम है क्योंकि जिस तरीके से कॉन्फिडेंस उनका लो है, बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी डाउन नजर आ रही है, तो लोगों को उम्मीदें कम होंगी। लेकिन कुछ ऐसा ही हुआ था 2023 के वर्ल्ड कप का जब फाइनल हारे थे तो उम्मीदें बड़ी कम थी। लेकिन यही रोहित शर्मा थे जिन्होंने 24 में जिता के दिया था। तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, अच्छा खासा नाम है, अच्छा खासा काम है। बट यही है सर, थोड़ा सा इंप्लीमेंट करना होगा चीज़ों को। रन स्कोर करने होंगे। बिना रन्स के ना वो एक चीज़ जो कप्तानी में नजर आ रही है ना, वो कंधे झुके हुए हैं, स्लिप्स में उस तरीके से एक्टिव नहीं नजर आ रहे हैं। विराट कोहली की एक सेंचुरी आई थी पर्थ में, उसके बाद से आप उनको सीरीज में देख लीजिए किस तरीके से अभी भी हल्ला कर रहे हैं। बेशक आउट हो रहे हैं लगातार, बट ये होता है, रन्स कहीं ना कहीं आपकी बॉडी लैंग्वेज पे बहुत ज्यादा असर डालते हैं। और रोहित शर्मा के साथ शायद यही हो रहा है अभी तक। वो एक बड़ी पारी की जो तलाश है ना, बेशक 40-50 रन ही आए लेकिन कुछ इस तरीके से आए कि उनको ये फील हो कि हाँ मैं उस जोन में हूं कि मैं रन कर सकता हूं। बिल्कुल, वो भले ही 40-50 रन आए लेकिन वो रन विश्वास के साथ आए। वो ये नहीं कि आपका 2 एज निकला और 2 स्लिप के बीच से कैच चला गया या किसी ने एक कैच टपका दिया और आपने 35 रन जोड़ लिए। 35 रन आ जाए, 40 में भी ज्यादा है। 35 रन भी अगर एक बल्लेबाज के बल्ले से अच्छे शॉट्स खेलकर, कॉन्फिडेंट शॉट्स खेलकर आ जाए तो आप मान के चलिए कि वो एक बड़ी पारी उसकी ड्यू है और वो पारी बहुत जल्दी आने वाली है। आप याद कीजिए 2011 का वर्ल्ड कप, दीपेश, पूरे वर्ल्ड कप में धोनी का बल्ला नहीं चला था। चला कब? जाके सीधा फाइनल में। तो ये होता है। विराट कोहली को देख लीजिए, वही मैं कह रहा हूं, 2024 का T20 वर्ल्ड कप देख लीजिए। विराट कोहली पूरे टूर्नामेंट में नहीं चले थे, रन जाके बने फाइनल में, लेकिन जब बने तो उसने टीम को चैंपियन बनाया। और इसीलिए उस पारी की बात आज भी हो रही है। 2011 वर्ल्ड कप 13 साल पहले की बात है, लेकिन मुझे आज भी वो पारी याद है। मुझे ही नहीं, करोड़ों क्रिकेट फैंस को याद है क्योंकि वो पारी बहुत खास थी। और अब ये जो दोनों टेस्ट मैच बचे हैं, मेलबर्न और सिडनी, ये दोनों टेस्ट मैच लगभग उसी तरह के मैच हैं जहां अगर रोहित शर्मा का बल्ला चलता है तो भूल जाइए उन्होंने एडिलेड में क्या किया था या भूल जाइए उन्होंने ब्रिस्बेन में क्या किया था। याद ये रखा जाएगा कि उन्होंने मेलबर्न में क्या किया या फिर सिडनी में क्या किया। एक बल्लेबाज इसी लीग में और है जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया हमेशा बहुत लकी चार्म रहा। उस खिलाड़ी के कद को बनाने में ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा रोल रहा, चाहे वो पहला दौरा उस आदमी का, खिलाड़ी का रहा हो या फिर पिछला दौरा रहा हो। खिलाड़ी हैं ऋषभ पंत, काफी देर बातचीत करते आए, गौतम गंभीर से दिखाई दिए नेट्स में। ये भी खबर आपको बता देते हैं क्योंकि इस सीरीज में अभी तक उनको
अच्छी शुरुआत तो मिली है लेकिन बड़े रन्स बनाने में वो कामयाब नहीं रहे हैं। कुल 3 टेस्ट मैच जो अभी तक उन्होंने खेले हैं इस सीरीज के, उसमें उन्होंने 96 रन बनाए हैं, यानी अभी वो जो एक 100 रन अगर एक माना जाए तो 100 रन के आंकड़े को नहीं छू पाए हैं इस पूरी सीरीज में। पर्थ और एडिलेड यानी 2 टेस्ट मैच ऐसे रहे जहां पर 20 रन, 20 से ज्यादा रन, एक बार तो 30 रन से ज्यादा उन्होंने बनाए, लेकिन उसके बाद वो आउट हो गए। गंभीर के साथ बातचीत हुई है, लंबी बातचीत हुई है, देर तक करीब 25-30 मिनट दोनों बात करते रहे। ऐसे में दीपेश, कोच क्या कम्युनिकेट करते होंगे? यही तो कम्युनिकेट करते होंगे ना कि देखिए आपकी योग्यता पर तो किसी को शक नहीं है, आपके खेलने का अंदाज भी सबको पता ही है कि आपसे कोई एक्सपेक्ट ना करे कि आप हर मैच में जाकर और बिल्कुल एकदम पारी को जमाने का काम करेंगे। आप एक मिरेकल मैन हैं, आप जाएंगे और जिस मैच में लग रहा होगा कि हम हारने वाले हैं उस मैच में आप घुमा के ले आएंगे, यू टर्न करके आप ड्राइविंग सीट पर टीम को ले आएंगे, यानी आप एक करिश्माई खिलाड़ी जिसको हम कहते हैं वो है। यही तो कहा होगा कि अभी तक तुम्हारा वो करिश्मा इस सीरीज में नहीं दिखा है और अब हमारे पास 2 ही मैचेस बचे हैं, अब तो तुम्हें वो दिखाना ही पड़ेगा। उसके लिए कैसे एडजस्टमेंट कर रहे हैं वो तुम्हें देखना है, तुम्हें थोड़ा सा समय देना है अपने आप को शुरुआत में, या तुम्हें गेंदबाजों को वो जो केएल राहुल ने फॉर्मूला दिया कि भाई या तो मेरे बॉडी पे फेंको तो मारूंगा, नहीं तो मारूंगा ही नहीं मारूंगा, कुछ तो कहा होगा गंभीर ने। और गंभीर भी कोई छोटे मोटे बल्लेबाज नहीं है, यानी ऋषभ पंत अगर गंभीर से बात कर रहे हैं, नेट्स पे बात हो रही है, ये भी नहीं कि किसी अगर क्रिकेट के मैदान के बाहर बात हो रही होती तो शायद आप कहते कि बात हो रही होगी कि भाई ये चुनावों में क्या हो सकता है, या देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, या कौन सी फिल्म तुमने देखी है, लेकिन आप अगर क्रिकेट के मैदान में नेट्स पर बल्ला लेकर बात कर रहे हैं तो आप क्रिकेट की बात कर रहे हैं। और इस वक्त शायद यही बात हो रही होगी कि तुम्हें जो जरूरी एडजस्टमेंट्स करने वो करो, लेकिन अब हमारे लिए कुछ करो। बिल्कुल करना होगा। और इंपॉर्टेंट बात ये है ना कि पिछली सीरीज में भी जब रन आए थे ना ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 2021 में, तो फाइनल 2 टेस्ट मैचेस में आए थे। तो काम का बंदा है जो आपने करिश्माई खिलाड़ी जो अभी नाम लिया, और योग्यता पे तो सर क्या ही शक होगा किसी को, जब इंजरी के बाद तुरंत लौटे तो तुरंत टीम में आए, इसमें कोई इफ और बट कुछ था ही नहीं, कोई ट्रायल नहीं, कोई कुछ नहीं, आपको डायरेक्टली टीम में लाया गया। और शायद दिमाग में यही था कि बॉर्डर गावस्कर सीरीज आ रही है, उसके लिए ऋषभ पंत की जरूरत है, तो ला दी गई टीम में। ठीक है, 3 मैच निकल गए, अभी नुकसान में हम कहीं से नहीं है, हमारे पास अचीव करने के लिए बहुत कुछ है। तो ऋषभ पंत का कुछ वैसा ही जादू चाहिए जो पिछली सीरीज पे उन्होंने किया था। और यही बात मैंने 2024 के वर्ल्ड कप से पहले कही थी कि हार्दिक नहीं चलेंगे या रोहित नहीं चलेंगे तो हम वर्ल्ड कप नहीं जीत रहे हैं, उनका चलना बेहद जरूरी है। तो सेम मैं अभी भी ये बात कह रहा हूं सर, 2 टेस्ट मैचेस भले बाकी हैं, कोई कितने रन कर ले, कितना भी परफॉर्म कर ले, जब तक ऋषभ पंत के बल्ले से रन्स नहीं आएंगे टीम इंडिया ये सीरीज 3-1 से नहीं जीतेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऋषभ पंत हमारी टीम के लिए वो हैं जो ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रेविस हेड है। अब वो क्या कर रहे हैं, मिरेकल ही तो कर रहे हैं। पूरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया हावी रहती है, एकदम से एक लड़का आता है 150 रन करके चले जाता है और टीम इंडिया फंस जाती है। यही काम करना है ऋषभ पंत को। पूरे पिछली बार जब गाबा टेस्ट मैच की जिसकी बहुत बात होती है, वो 2021 का जो गाबा टेस्ट था, ऑस्ट्रेलियन टीम शुभमन गिल को आउट करने के बाद चढ़ रही थी दोबारा से टीम इंडिया पर। ऋषभ पंत आते हैं, एक अटैक कर देते हैं और फॉर्मूला सीधा सा, अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, वही ट्रेविस हेड का, वो ऋषभ पंत का है। उसी तरीके का मिरेकल अब जरूरत है हमें। 4 पारियां उनके पास, 4 में से 2 इतनी यूजफुल उन्हें बनानी होगी कि टीम इंडिया को मैच जिताने होंगे, और मैच सच में जिताने होंगे, मतलब जिस करिश्मे के लिए जाने जाते हैं वो करना होगा। और सर ने बताया भी कि ऑस्ट्रेलिया ही वो धरती थी जहां से ऋषभ पंत इंडिया को मिला है। उससे पहले तो धोनी ये कर देते थे, ऋषभ से ये नहीं हो रहा। विकेट कीपिंग इतनी खराब है, धोनी को देखिए वो स्टंप्स के पीछे से मैच बदल देते थे। तो कंपैरिजन का जो दौर था ना वो खत्म हुआ था ऑस्ट्रेलिया में आके, और अपने कद के हिसाब से काम करके दिखाना होगा। ऐसा नहीं है कि नए ऋषभ पंत हैं या रन्स नहीं किए, अभी रन्स भी करके आए हैं अच्छे खासे, मतलब हर फॉर्मेट में खेल भी रहे हैं, वर्ल्ड कप भी खेल लिया, वर्ल्ड कप जीत भी लिए, तो कॉन्फिडेंस उनके साथ तो है। और एक चीज उनके साथ बड़ी खास है, फ्लॉप होंगे तो उनके कंधे नहीं झुकते हैं, वो लगातार खेलेंगे उसी अंदाज में। क्योंकि जो अभी आपने सर बताया भी कि आप उनसे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि 5 टेस्ट हैं तो 5 टेस्ट मैचों की 10 पारियों में भाई 9 में से तुम शतक कर दो, 5 की 3 में चलो, लेकिन उस तरीके से चलो कि फिर हाँ दूसरा कोई बंदा आपके सामने खड़ा ना हो, पूरी टीम डाउन एंड आउट हो जाए। ये काम ऋषभ पंत को करना होगा, और करेंगे तो अच्छी बात है। थोड़ा सा नीतीश कुमार रेड्डी के ऊपर से भी जो जिम्मेदारी लगातार हर टेस्ट मैच में उनके ऊपर आ जाती है वो नहीं रहेगी। अब जिम्मेदारी इसलिए भी लेनी जरूरी है क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से सबने देखा, चाहे रोहित हो या ऋषभ पंत हो, कि भाई जब हमारी टीम के जो गेंदबाज हैं वो 1 विकेट के दम पे फॉलो ऑन से बचा ले रहे हैं, मैच हारने से बचा ले रहे हैं, तो थोड़ी सी जिम्मेदारी हमें लेनी पड़ेगी। ये बात दिमाग में जरूर चल रही होगी, चाहे वो ऋषभ पंत ही हो या फिर हो शुभमन गिल और या फिर हो यशस्वी जायसवाल। कुल मिला के मिला जुला सही प्रदर्शन रहा है जायसवाल का भी 1 सेंचुरी के अलावा, तो ये थोड़ा सा देखने वाली बात होगी। बाकी ऋषभ पंत का चलना बहुत जरूरी है सर, मैं लगातार एक बात कह रहा हूं, 3-1 से जीतेंगे तभी जब ऋषभ पंत रन करेंगे। बिल्कुल, और ये बात ऋषभ पंत भी अच्छी तरह से जानते हैं, मतलब ये कोई छुपा हुआ सत्य नहीं है, उनको पता है कि इस टीम को उनकी जरूरत है। इस टीम को अगर अब यहां से
WTC का फाइनल क्वालिफाई करना है, 2 मैच जीतने हैं, तो उसमें ऋषभ पंत का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जिस तरह के वो खिलाड़ी हैं, जिस तरह की उनके अंदर हिम्मत है, वो हिम्मत बहुत कमाल की है। और कुछ क्वालिटीज ऐसी होती हैं जो आपके अंदर होती हैं तो होती हैं, नहीं होती हैं तो नहीं होती हैं। मतलब खिलाड़ी के अंदर हिम्मत है तो है, नहीं है तो नहीं। आप उसको पैदा नहीं कर सकते उसके अंदर हिम्मत, और हिम्मत आप सिखा भी नहीं सकते। आप शॉट मारना सिखा सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं सिखा सकते कि लेट के, गिर के, और चाहे घुटने को मोड़ के, तोड़ के, जो भी करो, छक्का मार देना। तो वो ऋषभ पंत नहीं कर सकते, वही उनकी खूबी भी है, और ये बात वो अच्छी तरह जानते हैं। एक और खिलाड़ी जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले दीपेश कर रहे थे कि एक शतक लगा, लेकिन उस एक शतक का विश्वास उनके अंदर है। अब उनके सामने कई बड़े रिकॉर्ड हैं। बात कर लेते हैं विराट कोहली की, वो किस तरफ बढ़ रहे हैं। उनके सामने देखिए रिकॉर्ड तो है साहब सचिन तेंदुलकर का। अब मजेदार बात यह कि विराट कोहली के जितने रिकॉर्ड्स होते हैं उसमें अधिकतर में नाम जो है सामने वो सचिन तेंदुलकर का ही होता है। तो एक तरीके की हेल्दी राइवलरी चल रही है, और सचिन ने तो बहुत पहले कहा भी था कि जब तक उनका रिकॉर्ड कोई इंडियन तोड़ेगा उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। रिकॉर्ड क्या है? रिकॉर्ड आपकी स्क्रीन पर है। मेलबर्न में यानी MCG मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर सचिन तेंदुलकर के नाम सबसे ज्यादा 449 रन हैं। अब 369 रन के साथ अजिंक्य रहाणे इस लिस्ट में नंबर 2 पर है, यानी मेलबर्न में जो रन बनाए गए हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर है विराट कोहली, जो 3 टेस्ट मैच में अब तक 316 रन बना चुके हैं। अब 2 पारियां वो यहां पर खेलेंगे, क्योंकि मेलबर्न टेस्ट मैच में 2 पारियों में अगर वो बना लेते हैं 134 रन, तो सचिन तेंदुलकर का वो जो 449 रन का आंकड़ा है उसको वो पार कर लेंगे। रहाणे के से आगे निकलने के लिए उनको 54 चाहिए। तो हम कहेंगे कि जब विश ही कर रहे हो तो थोड़ा बड़ा विश करो। 54 रन बना के रहाणे का रिकॉर्ड क्यों ही तोड़ना है? तोड़ना ही है तो सचिन का रिकॉर्ड तोड़े, और बड़ा अच्छा एक ब्लेंड बनता है। मतलब अगर 134 रन विराट कोहली बनाते हैं, मान लेते हैं एक ही पारी में बना देते हैं, तो अगर विराट कोहली 134 रन बनाते हैं तो मैं आंख मूंद के लिख सकता हूं कि भारतीय टीम के स्कोरबोर्ड पर 450 रन होंगे। 450 रन, यानी अगर भारतीय टीम अगर टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी कर रही है तो ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिए। मान लेते हैं पहले बल्लेबाजी नहीं कर रही है और दूसरे उसमें आ रही है, तो भी अगर विराट कोहली वहां 134 रन बनाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया चाहे पहली पारी में जितने रन बनाए, टक्कर भारतीय टीम उसको देगी। तो अगर आप चाहें, मतलब आप चूज करिए, आपको ऑप्शन दे रहा हूं कि आप चाहेंगे एक ही पारी में 134 बना दें या एक पारी में 70 बनाए, दूसरे में 74 बनाए। मैं तो सर ये कहूंगा एक पारी में 134 बनाए, दूसरे में बल्लेबाजी ना है, फॉलो ऑन से हम जीत जाए। तो जब विश करना है तो इतना बड़ा विश कर सकते हैं। 134 आप विराट के ले लीजिए, जब 134 विराट करेंगे तो 100-150 तो यशस्वी जायसवाल के भी मैं मान के ही चल रहा हूँ। तो अगर विश करना है तो इस कदर मैं मानता हूँ कि 134 उनके लिए एक पारी में करना कोई बड़ी बात नहीं है। इतना बड़ा प्लेयर है, अगर एक बार आंखें सेट हो गई तो फिर तो क्या क्या हो सकता है। और रही बात सर, ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है कि आप एक दिन बल्ला उठा के मैदान पे जाते हैं, पूछते हैं कि भाई आपका कोई पूछता है कि आपका हीरो कौन है, किसे देख के आप क्रिकेट खेलना शुरू कर रहे हैं, कौन आपको ऐसा पसंद है एज अ प्लेयर जिसको टीवी पे देख के आपको लगता है कि मुझे एक दिन इसके जैसा बनना है। वो सचिन तेंदुलकर हैं विराट कोहली के लिए। और फिर जब आप एक इंडियन क्रिकेटर बन जाते हो तो उनके रिकॉर्ड्स के आप पीछे पड़ जाते हो। मतलब पब्लिक बात भी करेगी तो ये करेगी कि विराट के निशाने पे तेंदुलकर का ये रिकॉर्ड है। तो ये बहुत कुछ है, अचीव उन्होंने कर लिया जो कुछ करना है। अपने हीरो के सामने उन्होंने 51वां ओडीआई शतक अपना मारा था, तो उनके पास तो है, बहुत कुछ है। आप शतक देख लीजिए, रिकॉर्ड्स देख लीजिए, सचिन के कई ऐसे रिकॉर्ड हैं जो तोड़ भी दिए, कई ऐसे हैं जो आगे तोड़ भी सकते हैं। तो बहुत कुछ है। 3 मैचों में एक ही मैदान पे 316 रन करना, यानी करीब करीब 95 या 100 की औसत आप मान लीजिए एक बल्लेबाज की। इतने अच्छे रिकॉर्ड्स उनके हैं जितने ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों के नहीं है। तो रिकॉर्ड तो टूटना चाहिए सर एक इनिंग में। अगर आप मेरे से ऑप्शन के तौर पे पूछेंगे कि 70-70 बनाए, मैं चाहता हूं कि 70-70 ना भी बनाए, कोई और भी अगर होता हो कि 100 और 35 बना ले, तो भी अगर टीम इंडिया जीतती हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी जीत के साथ अगर रिकॉर्ड टूटे तो ज्यादा बेहतर होगा। और ऐसा हम देखते बड़ा कम है कि विराट कोहली शतक करे और टीम इंडिया ना जीते। तो चाहे पहली पारी में आए या दूसरी पारी में आए या मिलजुल के आए, बिना सेंचुरी के आए, अल्टीमेटली मेरे लिए मैटर करता है कि उनके जो रन्स हैं वो टीम इंडिया की जीत में काउंट हो किसी तरीके से। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट यही है और यही उनकी भी चाहत होगी। वो भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बिठा रहे होंगे कि 134 रन बनाने हैं तो किस तरह से बनाया जाए। एक में 100 बनाए, दूसरे में 34 बनाए, या एक में 70, दूसरे में 74। बहुत सारे विकल्प है, एंडलेस विकल्प है। फाइनल बॉटम लाइन ये है कि वो जिस भी कॉम्बिनेशन में बनाए उससे जीत मिले भारतीय टीम को, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और बाकी जैसा दीपेश कह रहे थे कि भाई जब लालच ही करना है तो थोड़ा बड़ा लालच कर लेते हैं। पहली पारी में 134 रन बना ले भारतीय टीम 500-550 रन। और जो ब्रिस्बेन में भारतीय टीम ने जिस तरीके से ठेंगा दिखाया है, लिटरली उसको कहना चाहिए, ठेंगा दिखाया कंगारुओं को ना, वैसा ही ठेंगा दिखाएं यहाँ मेलबर्न में भी। बड़ा मजा आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक और खिलाड़ी है, उनका भी जिक्र करना जरूरी है क्योंकि वो अब तक इस पूरी टीम की बल्लेबाजी के संकट मोचक कह लीजिए तो वही है, और वो है केएल राहुल। मतलब जिस तरह की उन्होंने बल्लेबाजी की है,
कहीं से किसी को डाउट नहीं होगा कि केएल राहुल भी इस मैच में, और उनके अंदर भी इस बात की कसक होगी कि यार 2 बार शतक के काफी करीब पहुंचे लेकिन शतक बना नहीं। क्या कर सकते हैं वो, उनका भी जरा रिकॉर्ड देख लीजिए। उनका रिकॉर्ड तो और शानदार है। पिछले लगातार 2 बॉक्सिंग डे यानी 26 दिसंबर से शुरू होने वाले टेस्ट मैचेस में वो शतक लगा चुके हैं। क्यों ना एक हैट्रिक हो जाए, लालच ही कर रहे हैं तो चलिए दीपेश की लाइन पे ही मैं भी चलता हूं, थोड़ा और लालच कर लेते हैं। 2021 और 2023 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने जो शतक लगाया था वो बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के दिन ही आया था, यानी 26 दिसंबर को शुरू होने वाले टेस्ट मैच के दिन ही आया था। अब मेलबर्न में अगर वो शतक लगाते हैं तो बॉक्सिंग डे पर शुरू होने वाले टेस्ट मैचेस में शतक की उनकी हैट्रिक हो जाएगी। डिजर्व करते हैं दीपेश, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस पूरी सीरीज में अब तक इंडियन, जैसे बॉलिंग में तो हम आंख मूंद के मतलब कोई कहते तो कह देंगे बुमराह, वैसे बैटिंग में अगर आप कहें तो भले ही शतक यशस्वी जायसवाल ने बनाया, विराट कोहली ने बनाया, लेकिन सबसे सॉलिड कोई दिखा है तो वो केएल राहुल, क्योंकि तीनों मैचों में चले हैं सर, जितने भी किए हैं, मतलब हर एक पिच पे उनको कोई दिक्कत नहीं आई, वेट किया, पेशेंस लेवल उन्होंने अपना टेस्ट कराया और उस पर रन्स भी किए। तो अब ये जो आपने इतने इंपॉर्टेंट ग्राफिक्स अभी दिखाए कि दोनों बॉक्सिंग डे टेस्ट मैचेस में उन्होंने पिछले 21 में भी और 23 में सेंचुरी करी है, तो मैं ये बता भी दूं सर, दोनों सेंचुरियां साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट साउथ अफ्रीका में ही आई हैं और इतनी डिफिकल्ट कंडीशंस में आई हैं कि पूरी टीम 8 विकेट कम से कम गवा दिए थे 150 करीब रन पे, और 250 तक ले जाने का जो काम था वो केएल राहुल ने बॉलर्स के साथ किया था। तो ये प्लेयर किस लेवल का है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी कर रहे थे एक टेस्ट सेंचुरी के वक्त, तो इतना वर्सेटाइल खिलाड़ी, कहीं भी खिला दो, किसी भी कंडीशन में खिला दो। और पिछले 5 से 10 साल में अगर आप रिकॉर्ड निकाल के देखेंगे, सेना कंट्रीज में सबसे बेहतरीन जो रिकॉर्ड है, यानी इंग्लैंड में सेंचुरी, साउथ अफ्रीका में सेंचुरी, ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी, और इसके अलावा न्यूजीलैंड तो खैर वो गए नहीं थे खेलने, हर देश में उन्होंने सेंचुरी की है और बड़े इंपॉर्टेंट टाइम पे की है, बड़े सॉलिड नजर आते हैं। फिलहाल 5 से 7 साल अगर आप पिछले निकाल के देख लेंगे तो केएल राहुल हमारे टेस्ट के एटलीस्ट सबसे बेहतरीन और सबसे टिकाऊ खिलाड़ी आपको नजर आएंगे। रन्स चेतेश्वर पुजारा ने भी किए ऑस्ट्रेलिया में, और भी बहुत बल्लेबाजों ने किए, लेकिन केएल राहुल ने जो भरोसा इस सीरीज में दिखाया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप देखेंगे कि जब कोई साथ नहीं दे रहा था तो केएल राहुल अकेले चल रहे थे, चाहे वो 70 ही करे हों या 80 करे हों, कितने इंपॉर्टेंट टाइम पे वो रन आए वो जानना बहुत जरूरी है। फॉलो ऑन टालने के लिए हम लगातार बात कर रहे हैं कि आकाशदीप ने बड़ी मेहनत करी, बुमराह ने बड़ी मेहनत करी, या फिर मेहनत की थी रविंद्र जडेजा ने, उनके भी 70+ रन थे। लेकिन एक चीज देखनी चाहिए कि एक खिलाड़ी टॉप ऑर्डर से बल्लेबाजी कर रहा था, लगातार नई गेंद फेस कर रहा था, उसको पुरानी करने का भी काम किया, वह रन भी स्कोर किए। तो कंसिस्टेंसी, फिलहाल तो मिस्टर कंसिस्टेंट एक ही हमारी टीम में नजर आते हैं बल्लेबाजी में, वो केएल राहुल ने। सर ने बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात कही कि भले शतक ना दिखते हो, लेकिन जो इन्होंने काम किया है वो कहीं ना कहीं बुमराह के कद का ही किया है। बिल्कुल बुमराह के कद का किया है। और टीम गेम है, टीम गेम में 3 अलग अलग डिपार्टमेंट है जिस पर हम अक्सर बात करते रहते हैं, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग। वहां पर अगर आपको इस वक्त अगर एक एक प्लेयर चूज करना हो तो आप आंख मूंद कर इस बैटिंग यूनिट में केएल राहुल को चुनेंगे, क्योंकि उनको सबसे जरूरी चीज जो है रन बनाने का जो तरीका है, जो फॉर्मूला है, किस तरह से आप अपने आप को मुश्किल परिस्थितियों में बचाते हुए रन बना सकते हैं, वो उन्होंने निकाल लिया है और इसीलिए उनको कामयाबी भी मिली है। ऐसा कोई उन्होंने चर्निंग नहीं की, उसके लिए क्रिकेट के बेसिक्स को ध्यान रखा कि हाँ अगर बॉल हिल रहा है, स्विंग हो रहा है, सीम हो रहा है, कंडीशंस आपके अगेंस्ट है, तो सिर्फ उन्हीं गेंदों को छेड़िए, सिर्फ उन्हीं गेंदों को खेलिए जो आपको निशाना करके फेंकी गई हैं, जो स्टंप के तीसरे, चौथे, 5वें स्टंप पर जाने वाली गेंद है, उनको छोड़ दीजिए। वो आपको शायद 1 या 2 फैंसी शॉट्स जरूर दे सकती हैं, लेकिन फिर वो आपका विकेट लेकर ही जाएंगी। तो इसलिए वो जो बॉटम लाइन है उनका बड़ा क्लियर है और इसीलिए वो शतक ना बनाते हुए भी हम लोग की चर्चा के केंद्र में। चलिए, अब शुरुआत में जैसा हमने बताया था कि सोमवार यानी आज के दिन तो रेस्ट डे था, लेकिन मंगलवार को भारतीय टीम फिर उतरेगी नेट्स में। 2 चीजों पर नजर रहेगी। एक, जैसा शो के बीच में हमने चर्चा की थी कि रोहित और आकाश की चोट को लेकर जरूर देखेंगे हम लोग कि दोनों नेट्स में आए या नहीं आए तो उन्होंने क्या किया, ये हम आपको बताएंगे, अभी से वायदा कर रहे हैं। और साथ ही साथ बाकी खिलाड़ियों ने क्या किया, किस तरह से उनके नेट्स में जो उनके एक्शन रहते हैं, उन एक्शन से जो संकेत मिलेंगे वो भी हम आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। बहरहाल इस शो में इतना ही। आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।